हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। लव अरप्शन चैप्टर 67 अल्फा का फोन कॉल। पिछले चैप्टर में हमने देखा जिया को जल्दी से अपनी दादी के पास जाना था। वैसे तो उसने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, लेकिन मैथ्स डिपार्टमेंट के बाहर स्टूडेंट्स की लंबी कतार लाइन लगी थी असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो उसे देर होना तय थी। इसलिए और कोई चारा न होने की वजह से वो लाइन ब्रेक कर आगे निकल जाती है, जबकि रूही और नक्श लाइन में पीछे ही खड़े रहते हैं, क्योंकि उन्हें कोई जल्दी नहीं थी घर जाने की। जिया जैसे ही लाइन तोड़कर आगे जाने को हुई, तो लाइन में खड़ी एक लड़की जिसका नाम काव्या था, वो उसे रोकते हुए कहती है कि क्या उसे दिख नहीं रहा, वो लाइन को तोड़कर आगे कहाँ जा रही है। वो भी तो कब से लाइन में खड़े अपनी टर्न आने का इंतजार कर रहे हैं। उसकी बात सुन जिया पलट के उसे कोई जवाब देती कि तभी उनसे कुछ आगे लाइन में खड़ा वेदांत जिया को आवाज लगा अपने आगे आने को कहता है, और साथ ही काव्या को देखते हुए आगे कहता है कि जिया उसके साथ है, और वो आशा करता है कि अब उसे जिया के आगे आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिया टीजिंग स्माइल के साथ काव्या को देखते हुए वेदांत के आगे जाके खड़ी हो जाती है और काव्या देखती रह जाती है। लेकिन तभी वेदांत उसकी ओर थोड़ा झुक के कान के पास कहता है, योर्स वेलकम। वेदांत की बात सुन जिया पलट के उसे देखती है, तो वेदांत होठों पे बिल्कुल नाम की मुस्कान के साथ उसे देख रहा था, जिसका मतलब साफ था कि वेदांत कितना कम हंसता होगा, या शायद हंसता ही नहीं होगा। क्या आपका कोई फ्रेंड है ऐसा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जिया को यूं खुद को देखता हुआ पाकर वेदांत मुस्कुराते हुए आगे कहता है, वो मुझे लगा शायद तुम मुझे थैंक्स कह रही हो, तो इसलिए योर्स वेलकम। उसकी बात सुन जिया को अचानक से हंसी आ जाती है। वो हंसते हुए बोली, फिर तो पक्का तुम्हारे कान बज रहे हैं, क्योंकि मैंने तो तुम्हें कोई थैंक्स कहा ही नहीं, और वैसे भी। वो उसकी आंखों में देखते हुए आगे कहती है, मैंने थोड़ी कहा था मेरी मदद करो। उसकी बात सुन वेदांत को भी हंसी आ जाती है, लेकिन वो हंसी गर्मी में एक छोटे से पवन के झोंके की तरह थी, यूं आई यूं गई। तभी वेदांत के पीछे खड़ा राहुल वेदांत के बगल से झांकते हुए कहता है, एग्जैक्टली जिया, यू नो वॉट, मैं भी यही सोच रहा था, क्योंकि तुमने मदद के लिए नहीं कहा, फिर भी इसने तुम्हारी मदद की, और अब जब तुमने उसे थैंक्स नहीं कहा, तब भी उसे थैंक्स सुनाई दिया। डोंट यू थिंक इट साउंड क्रेजी? राहुल तब से वेदांत को देख रहा था, उसकी हरकतों को करीब से नोटिस कर रहा था, इसलिए जब जिया ने वेदांत से वो सब कहा तो वो खुद को रोक न सका, और बात के बीच में टपक पड़ा। जिया और राहुल दोनों ही वेदांत का मजाक बना हंस रहे थे, और ये सब वेदांत दोनों को ही घूर के देख रहा था। उसके मन में भलाई का तो कोई जमाना ही नहीं है, आजकल तो नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन वो करे भी तो क्या। तभी राहुल जिया के आगे हाथ बढ़ाते हुए बोला, हाय जिया, आई एम। वो आगे कुछ कहता कि तभी जिया उससे हाथ मिलाते हुए उसकी बात को पूरी करते हुए बोली, राहुल, मैंने सच में तुम्हारा नाम सुना है यार। इस खूबसूरत से लाइवली इंट्रोडक्शन के बाद दोनों ही मुस्कुरा देते हैं, लेकिन जाने क्यों ये देख वेदांत को अच्छा नहीं लगता। लेकिन तभी जिया उसके आगे भी अपना हाथ बढ़ाते हुए बोली, हाय वेदांत, एंड थैंक्स फॉर योर हेल्प। जिया सच में उसे थैंक्स कहना चाहती थी, उसकी मदद के लिए। कुछ देर पहले वो तो सिर्फ उसकी फिरकी ले रही थी। ये देख वेदांत कभी जिया को देखता तो कभी उसके हाथ को, फिर कुछ सोचते हुए वो भी अपना हाथ आगे कर देता है। वो बिना किसी भाव के साथ, हाय। ये देख जिया राहुल से बोली, क्या तुम्हारा दोस्त ऐसा ही है? आई मीन। इतना कह वो रुक जाती है और वेदांत को देखने लगती है। वेदांत जिया की अधूरी बात सुन उसे सवालिया निगाहों के साथ देखने लगता है। ये देख जिया बोली, क्या तुम हमेशा ऐसे ही पोकर फेस लेकर घूमते हो? जिया की बात सुन वेदांत की भौहें सिकुड़ जाती हैं। क्या मतलब था उसका पोकर फेस से? लेकिन तभी पीछे से राहुल जिया की बात पे हंसते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता? तुम तो लोगों को पहचानने में बहुत माहिर हो यार। राहुल की बात सुन वेदांत उसे घूर के देखते हुए बोला, वेरी फनी। फिर वो जिया को घूर के देखता है, लेकिन वो कुछ कहता कि तभी अगले 5 स्टूडेंट्स का नंबर आ जाता है, जिसमें जिया, वेदांत, राहुल और उनके अलावा 2 और स्टूडेंट्स भी थे। वो सभी अंदर चले जाते हैं। मैथ्स के प्रोफेसर आंखों पे मोटा सा चश्मा चढ़ाए सबकी असाइनमेंट कॉपी देखने लगते हैं, लेकिन वो तो सिर्फ पेजेस देख रहे थे कि किसने कितने पेजेस भरे हैं।
उन्हें अंदर लिखे कंटेंट से कोई मतलब नहीं था। वैसे गाइस एक बात बताऊं, जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मुझे फर्स्ट ईयर में जाके पता चला कि प्रोफेसर्स कभी फाइल को ध्यान से चेक ही नहीं करते, और मैं फालतू में इतनी मेहनत कर बुक्स और नेट से डाटा कलेक्ट कर फाइल बनाती रही। माय बैड। उस दिन मुझे समझ में आया कि लड़के असाइनमेंट फाइल को कॉपी क्यों करते थे। जब उन्हें पेजेस के ही नंबर मिलने हैं तो वो क्यों कंटेंट ढूंढने में टाइम वेस्ट करें। थोड़ा इससे और थोड़ा उससे लिखो और फाइल तैयार। अगर आप कॉलेज में हैं तो अपना कोई एक किस्सा शेयर जरूर करें। यहाँ उन्हें पढ़ने वाली मैं तो हूँ ही, आपके हर कमेंट को पढ़ती हूँ। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। लेकिन तभी प्रोफेसर की नज़र जिया पे जाती है। वो उसे देख अपना चश्मा ठीक करते हुए बोले, क्या बात है जिया, इस बार तो तुमने कमाल कर दिया, पहली बार कहने पे ही फाइल सबमिट करवा दी। प्रोफेसर की बात सुन वेदांत और राहुल दोनों ही जिया को हैरानी से देखने लगते हैं। तो वही बाकी के दो स्टूडेंट्स जिया पे हंस देते हैं। लेकिन जिया उन सबको इग्नोर करते हुए प्रोफेसर से बोली, वो क्या है ना प्रोफेसर, मुझे लगा हर बार आपको मेरे पीछे पड़ना पड़ता है असाइनमेंट सबमिट करवाने के लिए, तो इस बार सोचा आपकी मेहनत को थोड़ा कम कर दूं, बस इसलिए। इतना कह वो मुस्कुरा देती है। तो वही उसका जवाब सुन राहुल और वेदांत दोनों ही हैरान हो जाते हैं। उसकी बात सुन प्रोफेसर हंसते हुए, तो आखिरकार तुम्हें दया आ ही गई मुझ बूढ़े प्रोफेसर पे। ये प्रोफेसर का भी लास्ट ईयर था। इस साल वो रिटायर होने वाले थे, इसलिए उन्होंने सबके दिलों में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा कर दिया था। और जबकि अब वो जाने वाले थे, इसलिए जिया और नक्श भी उनकी सारी बातें सुनते और कोशिश करते मैथ्स उनके पल्ले पड़ जाए। उनकी बात सुन जिया बस मुस्कुरा देती है। तभी प्रोफेसर पूछते हुए, और वो तुम्हारा दोस्त, उसने काम किया या नहीं? उनका मतलब नक्श से था। प्रोफेसर की बात सुन जिया मुस्कुराते हुए, डोंट वरी प्रोफेसर, इस बार हमने डिसाइड किया है कि आपको थोड़ा कम परेशान करेंगे। जिया की बात सुन वो भी मुस्कुरा देते हैं, जिसके बाद वो बारी बारी बाकी सबकी फाइल्स चेक कर उन्हें जाने को कहते हैं। वेदांत और राहुल दोनों को ही इतना आइडिया तो हो गया था कि जिया किस तरह की स्टूडेंट है। वो अभी इस बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी जिया का फोन रिंग करता है। कॉलर आईडी पे कोई अल्फा नाम फ्लैश हो रहा था। वो उस कॉल को उठाते हुए जैसे ही हेलो कहने को हुई, तभी सामने से अल्फा कुछ ऐसा कहता है जिसे सुन जिया हैरान हो जाती है। उसके चेहरे पे परेशानी साफ झलक रही थी। वेदांत और राहुल दोनों ही उसके बदलते हुए एक्सप्रेशंस को नोटिस कर लेते हैं। इससे पहले वो कुछ पूछते जिया वहां से बिना कुछ कहे निकल जाती है, और वो दोनों ही उसे देखते रह जाते हैं। तो वही रूही और नक्श सोचते हैं कि वो अपनी दादी से मिलने जा रही है लोकल मार्केट में। तो वही जिया की दादी कौशल्या जी सामने वाली अमीर औरत को जानती थी। वो उसे देखते हुए बोली, तुम यहाँ? वो लेडी कौशल्या जी के पास आते हुए बोली, हाँ मैं यहाँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? कौशल्या जी मुस्कुराते हुए, अरे मेरी छोड़, शादी के इतने सालों के बाद आज पहली बार मिल रही हैं, गले नहीं मिलेगी अनु। इतना कह कौशल्या जी अनु के गले लग जाती हैं। तो वही दोनों ड्राइवर हैरान हो जाता है। उनकी मेम साहब तो लड़ने गई थी, फिर अचानक से ये क्या हुआ जो दोनों एक दूसरे के गले पड़ गईं। रामू और राकेश दोनों ही हैरान थे। सच ही कहा है किसी ने, औरत को समझना नामुमकिन है। क्या होगा आगे? जिया को किसका फोन कॉल आया था और कौन है ये अनु जी? जानेंगे लेकिन अगले चैप्टर में। लेकिन आप जाने से पहले लाइक, शेयर एंड कमेंट करना न भूले। और कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। प्लीज दोस्तों, अगर आप यहाँ तक जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चैप्टर 68 यूजलेस फेलोज। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जिया असाइनमेंट सबमिट करवा के जैसे ही स्टाफ रूम से बाहर निकलती है, तभी उसे किसी अल्फा नाम के किसी इंसान का कॉल आता है। उस इंसान की बात सुनने के बाद वो थोड़ा परेशान हो जाती है। उसकी परेशानी उसके चेहरे पे साफ झलक रही थी। इससे पहले राहुल और वेदांत उससे कुछ पूछते वो वहां से चली जाती है। नक्श और रूही इस बात पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो जानते थे कि जिया दादी से मिलने मार्केट ही जाएगी। तो वही जिया जैसे ही भाग के कॉलेज की पार्किंग में पहुंची, वो सबसे पहले अपनी दादी को कॉल करती है। तो वही कौशल्या जी अनु जी को अपने साथ गाड़ी में उनके घर चलने को कहती हैं। अनु जी भी अपने बचपन की सहेली को इतने सालों के बाद देखने की वजह से कौशल्या जी की बात को टाल न सकी। वो भी उनके बार बार इंसिस्ट करने पर कौशल्या जी के घर जाने की बात को मान जाती हैं। जो औरतें पहले एक दूसरे के ड्राइवर को गाड़ी पीछे करने को कह रही थी, अब वो इस बात पे लड़ने लगती है कि उनकी गलती है
और दोनों ही अपने अपने ड्राइवर को गाड़ी पीछे लेने को कहती हैं। ये देख वहां के लोग जो बातें कर रहे थे वो भी उन्हें हंस के गले मिलते और बातें करते देखने में सिर हिला देते हैं। तभी वहां खड़े लोगों में से एक इंसान कहता है, इसलिए ही औरतों पे कभी भरोसा नहीं करना भाई, पल में तोला पल में माशा। लेकिन शुक्र था भगवान का कि उसकी बातें उन दोनों तक नहीं पहुंची थी, वरना तोला और माशा तो वो उसका अच्छे से करती। अनु जी भी अपने ड्राइवर को घर भेज के खुद कौशु यानी कि कौशल्या जी के साथ उनके घर चल देती हैं। दोनों घर जाते रास्ते पे आपस में खूब सारी बातें करती हैं, अपने बचपन के किस्से याद करती हैं। तभी कौशल्या जी का फोन रिंग करता है। ये जिया का कॉल था। कौशल्या जी अपनी फ्रेंड के मिलने की खुशी में ये भूल ही गई थी कि उनका तो आज जिया के साथ शॉपिंग करने का प्लान था। वो अनु को देखते हुए बोली, जिया का फोन है, मुझे वहां ढूंढ रही होगी, मैं उसे मना कर सीधा घर आने को कह देती हूँ। कौशल्या जी की बात पे अनु जी हाँ में सिर हिला देती हैं। कौशल्या जी भी मुस्कुराते हुए जल्दी से कॉल को पिक करते हुए जिया से बोली, हेलो जिया बेटा, आज शॉपिंग रहने दे, हम फिर कभी चलेंगे। आज मुझे मेरे बचपन की सहेली मिल गई है, मैं उसके साथ घर जा रही हूँ, तुम भी सीधा घर ही आ जाना। बिना जिया की बात सुने वो अपनी बात पूरी करती हैं। उनकी बात सुन जिया, जो उनसे यही कहने वाली थी कि वो आज शॉपिंग करने नहीं आ सकती, वो ओके दादी कह कॉल रख देती है। कॉल कट करने के बाद वो खुद से ही बोली, थैंक गॉड बच गई, वरना दादी को संभालना और ज्यादा मुश्किल हो जाता, ऊपर से उनका ब्लैकमेल करना, उफ। तभी जिया अपने सारे ख्यालों को ब्रेक लगा, अपने फोन में किसी का नंबर ढूंढने लगती है और जल्द ही उसे वो नंबर मिल भी जाता है। लेकिन जब वो उस पे कॉल करती है तो फोन नॉट रीचेबल जाता है। ये देख वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है। ये देख वो खुद से ही बोली, ऐसी कौन सी जगह पे गया है जो इसका फोन ही नहीं लग रहा। तभी जिया को एक और इंसान का ख्याल आता है। वो उसे भी कॉल ट्राई करती है लेकिन कोई फायदा नहीं, उसका फोन भी नॉट रीचेबल बता रहा था। ये देख जिया चिढ़ते हुए बोली, इन सबको तो अपने फोन को गाड़ी के टायर के नीचे दे देना चाहिए। तभी वो गुस्से में डैनियल को फोन करती है। कोइंसिडेंटली उसका फोन लग जाता है। डैनियल उसका फोन कॉल रिसीव करते हुए, हेलो जिया, कहो कैसे याद किया। जिया बिना टाइम वेस्ट किए झट से बोली, डैनियल वरदान का फोन नहीं लग रहा, क्या वो तुम्हारे साथ है। उसकी बात सुन डैनियल बोला, नहीं तो, वरदान तो आज किसी देसाई के लैंड टैनर के बिडिंग अटेंड करने गए हैं। उसकी बात सुन जिया उससे पूछते हुए बोली, क्या तुम जानते हो ये कहाँ हो रही है। उसकी बात सुन डैनियल रिप्लाई करते हुए बोला, हाँ होटल पैराडाइज में। उसकी बात सुन जिया हैरानी के साथ बोली, व्हाट इतनी दूर, क्योंकि होटल पैराडाइज सिटी से बाहर पड़ता था और उनके कॉलेज से तो ये और भी ज्यादा दूर था। ये देख जिया बोली, क्या वहाँ अपनी गैंग का कोई मेंबर है आसपास। डैनियल मना करते हुए बोला, नहीं, वो सभी आज अल्फा के काम में बिजी हैं। ये देख जिया फोन काटते हुए बोली, इडियट, कोई भी न्यायालय किसी काम का नहीं है, और इस अल्फा के बच्चे को तो मैं बाद में देखती हूँ, अब बिडिंग को कैसे रुकवाऊं। ऊपर से अद्वैया ने आज ही हमारी कंपनी के साथ बॉन्ड साइन किया है, अब कैसे रोकूं वरदान और अद्वैया को। खुद से इतना कह जिया नक्श को कॉल करती है। नक्श जिया का कॉल देखते ही जल्दी से कॉल पिक करते हुए बोला, हाँ जिया। जिया झट से बोली, हेलो हाय, बाद में अपने भाई को कॉल करो और उससे कहो कि बिडिंग में पार्टिसिपेट न करे। मैं अमन को कॉल कर रही हूँ लेकिन उसका फोन नॉट रीचेबल बता रहा है। नक्श को उसकी बातें सिर के ऊपर से जाती है। वो बोला, कौन सी बिडिंग, कैसी बिडिंग, तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिया परेशानी में झल्लाते हुए बोली, देखो मेरे पास अभी कुछ भी एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, लेकिन अपने भाई को कॉल करके कहो कि वो इस बिडिंग से बैक ऑफ कर ले। उसकी बात सुन नक्श जिया को समझाते हुए बोला, जिया तुम पागल हो गई हो क्या, भाई मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनेगे, वैसे भी मुझे बिजनेस का भी नहीं मालूम, तुम्हें लगता है वो मेरी बात पे ध्यान भी देंगे। उद्धरण चिन्ह। वो जिया को अपनी परेशानी बताते हुए बोला। नक्श की बात सुन जिया निराश होते हुए बोली, क्या तुम मुंह चलाने के बजाय एक बार कोशिश कर सकते हो, यूजलेस फेलो। इतना कह वो कॉल काट देती है। वो बोली, इस अद्वैया ने भी जीना हराम कर रखा है। तो वही नक्श भी परेशान हो जाता है। रूही उसे ऐसे देख पूछते हुए बोली, क्या हुआ, ऐसा क्या कहा जिया ने। नक्श बोला, कह रही है भाई से कहूं बिडिंग से बैक ऑफ कर लें। नक्श की बात को समझते हुए रूही बोली, फिर तो उसके कहने के पीछे पक्का कोई वजह होगी, क्योंकि वो यूं ही कुछ नहीं कहती। उसकी बात सुन नक्श बोला, जानता हूं लेकिन भाई से कैसे बात करूं। तो वही जिया के पास और कोई चारा नहीं था, वो हेलमेट पहन के बाइक होटल पैराडाइज की ओर ले लेती है।
अगर वो अभी वहां के लिए निकले तो शायद समय पे वहां पहुंच जाए। यही सोच वो अपनी बाइक लेकर स्पीड के साथ वहां से निकल जाती हैं। लेकिन प्रॉब्लम थी इस वक्त का भोपाल का ट्रैफिक, क्योंकि 5 बजे के बाद सड़कों पे ट्रैफिक बढ़ जाता था। बाइक को तो वो जैसे तैसे निकाल लेती, लेकिन सिग्नल का वो क्या करेगी। तो वहीं कौशल्या जी कुछ ही देर में अनु जी के साथ उनके घर आ जाती हैं। कौशल्या जी अपने सर्वेंट को चाय बनाने का कह खुद वहीं हॉल में उनके साथ बैठ जाती हैं। तभी वहां आदित्यनाथ और जीविका भी पहुंच जाते हैं। हॉल में वो अपने सामने मिसेस अनुराधा जी को देख हैरान हो जाते हैं। जीविका का भी वही रिएक्शन था। तो अनु जी और कोई नहीं बल्कि अद्वैय की दादी अनुराधा जी थी। अनुराधा जी के चेहरे पे जीविका को देख बड़ी सी मुस्कान तैर जाती है। तभी अनुराधा जी मुस्कुराते हुए कौशल्या जी से बोली, तो आदित्यनाथ तुम्हारे बेटे हैं। अनु की बात सुन कौशल्या जी भी हैरानी के साथ अनुराधा को देखते हुए बोली, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? क्या होगा आगे और आखिर क्यों रोकना चाहती है जया ये बिडिंग? और क्या वो समय रहते रोक पाएगी अद्वैय और वरदान को? जानने के लिए बने रहिए लव eruption के साथ। चैप्टर 69 शादी की बात। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की तरफ। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि जया बिडिंग को रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे किसी अल्फा नाम के इंसान का कॉल आया था, जिसके बाद वो नहीं चाहती थी कि वरदान या फिर अद्वैय उस लैंड टेन्योर की बिडिंग में पार्टिसिपेट करें, जिसके लिए वो अमन और वरदान दोनों को ही फोन करती है, लेकिन उन दोनों के ही फोन नॉट रीचेबल बता रहे थे। जिसके बाद वो डैनियल को फोन करती है, तो वो उसे बताता है कि वरदान तो कब का निकल चुका है। जिसके बाद जया के पूछने पे वो उसे एड्रेस बताते हुए कहता है कि ये बिडिंग होटल पैराडाइज के ग्रैंड हॉल में होने वाली थी, जो कि उनके कॉलेज से काफी दूर था। इसलिए वो नक्श को कॉल कर उसे अद्वैय से इस बारे में बात करने को कहती है, लेकिन नक्श कहता है कि अद्वैय उसकी बात नहीं सुनेगा। नक्श की बात सुन जया गुस्से में अपना फोन काटते हुए खुद से ही कहती है, यूजलेस फेलोज। जया काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट लग रही थी। अब और कोई ऑप्शन न होने की वजह से वो जल्दी से अपना हेलमेट पहन बाइक लेकर होटल पैराडाइज की ओर निकल जाती है। तो वही दीवान मेंशन में इस वक्त कौशल्या जी ये देख के हैरान थी कि उनका बेटा और अनुराधा दोनों ही एक दूसरे को जानते हैं। वो उन दोनों को देखते हुए बोली, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? इतना कह वो सवालिया निगाहों से कभी अपने बेटे आदित्य को देखती तो कभी सहेली अनु को। तभी अनु मुस्कुराते हुए बोली, हमेशा सुना था दुनिया बहुत छोटी है, आज देख भी लिया। हम अभी पिछले हफ्ते ही पार्टी में मिले थे। बल्कि यही नहीं, मैं तुम्हारी पोती से भी मिल चुकी हूँ। क्यों जीविका? जीविका उन्हें देख मुस्कुराते हुए जी, फिर वो अपने दोनों हाथ जोड़ उन्हें ग्रीट करते हुए बोली, नमस्ते आंटी। जीविका की बात सुन अनु जी नकली गुस्सा करते हुए बोली, आंटी आंटी नहीं दादी कहिए जीविका। आप मेरे लिए बिल्कुल अद्वैय की ही तरह तो हो। उनकी बात सुन जीविका मुस्कुराते हुए बोली, जी दादी। थोड़ा रुक के वो आगे कहती है, आप दोनों बैठ के बातें कीजिए, हम अभी फ्रेश होकर आते हैं। उसकी बात सुन अनु जी मुस्कुरा देती हैं। जीविका सच में एक सुलझी हुई और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसका यही नेचर दादी को काफी अच्छा लगा था। जीविका भी मुस्कुराते हुए सीढ़ियों से अपने रूम की ओर बढ़ जाती है। तो वहीं आदित्य जी भी अनु जी को ग्रीट कर दोनों से कहते हैं कि वो अभी आते हैं। इतना कह वो भी अपने रूम में चले जाते हैं। तभी अनु जी को अपने पति पुरुषोत्तम जी की कही बात याद आती है कि उन्हें आदित्यनाथ जी की बेटी अपने अद्वैय के लिए पसंद है। ये याद आते ही और जीविका से दोबारा मिलने के बाद वो कौशल्या जी से इस बारे में बात करने का सोचती है। वो कौशल्या जी को देखते हुए थोड़ा गंभीर होते हुए कहती हैं, कोशु, वो मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। कौशल्या अनु को इतना सीरियस होते देख चेहरे पे मुस्कान लिए अनु से बोली, हाँ कहो ना। तुम्हें कब से मुझसे बात करने के लिए पूछने की जरूरत आन पड़ी? कौशल्या जी की बात सुन अनु मुस्कुरा देती है, लेकिन अभी भी वो थोड़ा हिचकिचा रही थी। वो अपनी उसी हिचकिचाहट के साथ कौशल्या जी से पूछते हुए कहती है, वो ये जो तुम्हारी पोती है न जीविका, वो हमें अपने पोते अद्वैय के लिए बहुत पसंद है। वो क्या है कि वो अभी कह ही रही थी कि तभी एक सर्वेंट उनके लिए चाय लेकर आता है, जिस वजह से अनु जी रुक जाती हैं। सर्वेंट चाय और नाश्ता टेबल पे रख के चला जाता है। तो वही कौशल्या जी अनु की बात सुन थोड़ा हैरान हो गई थी। वो एक चाय का कप उठा के अनु को देते हुए बोली, वो सब तो ठीक है, लेकिन तभी अनु कौशल्या जी से आगे बोली, जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो। अभी तो मिले हैं और शादी तो वैसे भी दोनों की मर्जी से ही होगी, लेकिन इससे पहले मुझे तुम्हें कुछ और भी बताना है। पहले तुम मेरी पूरी बात सुनो। इतना कह वो सोचने लगती है कि अपने बात की शुरुआत कहाँ से करें। थोड़ा रुक के वो कौशल्या जी से कहती है,
वो ये अद्वैय के दादाजी का फैसला है कि अद्वैय अपने 26वें जन्मदिन से पहले शादी कर ले, वरना वो अपनी सारी जायदाद चैरिटी में दान कर देंगे। और अद्वैय के बर्थडे में अब सिर्फ 18 दिन बचे हैं, वो भी आज का दिन तो निकल गया समझो। अनु की बात सुन कौशल्या जी हैरान हो जाती है। वो उसे देखते हुए बोली, इतनी जल्दी शादी करनी है, सब्जी थोड़े बेचनी है, और ये क्या बात हुई, अपनी जायदाद चैरिटी में दे देंगे? क्या उन्हें अपनी फैमिली की जरा भी चिंता नहीं है? तुम्हारे पति तो मुझे तुम्हारे पति कम हिटलर ज्यादा लगते हैं। कौशल्या जी की बात सुन अनु जी भी उन्हें कोसते हुए बोली, तुम्हें पता है, मैंने भी जब ये सुना था तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था, लेकिन क्या करूं, बुढ़ा सठिया गया है। और देख, मुझे इस उम्र में वृंदावन में नहीं जाना, मुझे अपने परपोते और परपोतियों से खेलना है, और ये बुढ़ा मुझे वृंदावन के सपने दिखा रहा है। अनु जी की बात सुन कौशल्या जी जोर से हंस देती हैं। तभी अनु बोली, देख यार, अब तू तो मेरी हालत में ऐसे मत हंस। फिर वो कौशल्या का हाथ पकड़ते हुए बोली, देख कौशु, अगर तुम मौका देख के अपने बेटे और जीविका से बात करो तो अद्वैय को मैं संभाल लूंगी। मुझे पता है वो मेरी बात कभी नहीं टालेगा। इतना कह वो आस भरी निगाहों के साथ उसे देखने लगती हैं। जहां एक और पुरुषोत्तम जी जिया को अपनी पोता बहू बनाने की सोच रहे थे, तो वहीं अनुराधा जी ने कौशल्या जी से जीविका का हाथ अद्वैय के लिए मांग लिया था। इतने में ही आदित्यनाथ जी अपने रूम से आ जाते हैं। ये देख वो दोनों ही टॉपिक बदल देती हैं। तो वही नक्श लाइन में खड़ा अपने भाई को कॉल करता है। बेल जा रही थी लेकिन अद्वैय कॉल नहीं उठाता। द पर्सन यू आर कॉलिंग इज नॉट आंसरिंग, प्लीज ट्राई लेटर। इसी के साथ कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। ये देख नक्श रूही से बोला, भाई कॉल नहीं उठा रहे। नक्श की बात सुन रूही बोली, तो मैसेज करो। नक्श रूही की बात मानते हुए अद्वैय को मैसेज करता है, भाई पिक अप द कॉल, इट्स अर्जेंट, लैंटाना से रिलेटेड, आप बिडिंग में पार्टिसिपेट मत कीजिएगा। लेकिन नक्श जानता था कि इस सब का कोई फायदा नहीं। तभी उसे सात्विक का ख्याल आता है और वो उसे भी कॉल कर देता है, लेकिन वो भी फोन नहीं उठाता, क्योंकि वो सभी ही इस वक्त 5 स्टार होटल के उस बड़े से हॉल में अपने अपने टेबल पे बैठे थे। सबके फोन अब साइलेंट थे। वैसे तो पहले महेश्वरी के डर से कोई भी इस लैंड के लिए टेन्योर फाइल नहीं करता, लेकिन एएसआर एंटरप्राइजेस और वरदान के फील्ड में उतरने के बाद कुछ बड़ी कंपनीज भी ये लैंड टेन्योर फिल कर देती हैं। आखिर प्रॉफिट किसे नहीं चाहिए। तो वहीं देसाई आज काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा था, खासकर अद्वैय और वरदान को सामने हॉल में बैठे देख के, क्योंकि उसे भी तो सिर्फ प्रॉफिट से मतलब था। जितने बड़े दिग्गज सामने होंगे उसे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा। तभी थोड़ी ही देर में वहां महेश्वरी भी पहुंच जाता है। उसे देख के देसाई पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर वो जानता था कि इस बार वो किसकी प्रोटेक्शन के अंडर है, और वैसे भी पैसे लेकर वो कहाँ यहाँ हमेशा के लिए रुकने वाला था। वो भी तो सुबह की फ्लाइट से अपनी फैमिली के साथ निकलने ही वाला था। माहेश्वरी वहां पहुंच के अपने टेबल पे बैठते हुए एक जलती हुई निगाह अद्वैय पे डालता है, लेकिन वो उसे देखता तक नहीं। तो वही माहेश्वरी तक उसके गुंडों के पीटने की खबर रात को ही पहुंच गई थी, जिसके बाद वो और भी ज्यादा बौखलाया हुआ था। तभी एक ब्लैक सूट पहने एक आदमी आज के इवेंट को शुरू करता है। वो सभी का काफी गर्मजोशी से स्वागत करता है। एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के बाद वो सबको देसाई और उस लैंड के बारे में ब्रीफ इंट्रो देने लगता है। तो वही जिया अभी भी रास्ते में थी। वो काफी ज्यादा स्पीड से होटल पैराडाइज की ओर बढ़ रही थी। 2 जगह उसे 5-5 मिनट के रेड सिग्नल की वजह से रुकना पड़ा, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी। और उधर इंट्रोडक्शन खत्म होते ही बिडिंग शुरू हो जाती है। क्या होगा आगे? क्या अनु और कौशल्या जी की वजह से खड़ी हो जाएगी जीविका और अद्वैय के लिए नई मुसीबत? क्या होगा जीविका और माहिर के रिलेशन का? और क्या जिया वक्त रहते पहुंच पाएगी होटल पैराडाइज? आखिर क्या प्लान है देसाई का? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। वैसे आपको क्या लगता है, क्या होगा आगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अब होगी आपसे कल मुलाकात। तो क्या होगा आगे, और कौन है ये महिला जो कौशल्या जी को जानती है, और वेदांत ने क्यों की जिया की मदद? जानने के लिए बने रहिए लव अरप्शन के साथ। एंड प्लीज सब्सक्राइब।